अर्थशास्त्र परीक्षा उपयोगी तथ्य। अर्थशास्त्र की परिभाषा रॉबिन्स। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मार्क्स। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। बेनहम। अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। प्रोफेसर फ्रेडमैन। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत। एंगल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक परिवार की आय बढ़ने पर उसका खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है। ग्रेशम का नियम। यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती हैं। उत्पत्ति ह्रास का नियम। यदि किसी वस्तु के उत्पादन में किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए तथा अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात परिवर्तित साधन की अतिरिक्त मात्राओं से प्राप्त सीमांत उत्पादन घटता चला जाता है। इस प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में उत्पत्ति ह्रास नियम का ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धांत कहते हैं। परिवर्तित साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर सीमांत उत्पादन में आनुपातिक दृष्टि से 3 प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। सीमांत उत्पादन घट जाए या समान रहे या बढ़ जाए। आधुनिक अर्थशास्त्री इन तीनों अवस्थाओं को सम्मिलित रूप से परिवर्तनशील अनुपातों का सिद्धांत कहते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित अन्य नियम हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, दूसरा रिकॉर्डों का लगान सिद्धांत एवं तीसरा सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास का नियम शीघ्रता से लागू होता है क्योंकि कृषि क्षेत्र में श्रम विभाजन का अभाव होता है। कुछ प्रमुख कथन। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, रॉबिन्सन द्वारा। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, रॉबिन्सन द्वारा। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, मार्शल द्वारा। अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं, रॉबिन्सन द्वारा। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है, जे.के. मेहता द्वारा। चौथा, किन्स का रोजगार सिद्धांत। इन्होंने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी की प्रस्तावना में से के बाजार नियम पर घातक प्रहार किया और प्रतिष्ठित विचारधारा को अस्वीकृत करते हुए रोजगार का एक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर कुल उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। कुल उत्पादन मात्रा प्रभावपूर्ण मांग की मात्रा पर निर्भर करती है, अर्थात रोजगार की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग या समर्थन मांग में कमी से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। से बाजार नियम। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होते हैं। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य अत्युत्पादन की फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। किन्स के रोजगार का तार्किक प्रारंभिक बिंदु समर्थ मांग का सिद्धांत है। इसके अनुसार समर्थ के निर्धारक तत्व 2 हैं। पहला समग्र मांग फलन ADF एवं दूसरा समग्र पूर्ति फलन ASF। किसी अर्थव्यवस्था में ASF उद्यमियों की कुल लागतों तथा ADF उनकी कुल प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थव्यवस्था में वह मांग समर्थ मांग होती है जहां अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर N, उत्पादन स्तर O और आय स्तर Y तीनों बराबर हों। किन्स के अनुसार अवसाद से किसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार राजकोषीय नीति का सहारा ले तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि लाए। रोजगार बढ़ाने के लिए किन्स ने लचीली मजदूरी नीति के बदले लचीली मुद्रा नीति का समर्थन किया है। 5वां, नकदी लेन देन सिद्धांत।
इसका प्रतिपादन फिशर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का परिमाण ही कीमत स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य का मुख्य निर्धारक है। फिशर के अनुसार यदि अन्य चीज़ें स्थिर रहें तो ज्यों-ज्यों मुद्रा संचलन की मात्रा बढ़ती है त्यों-त्यों कीमत स्तर भी प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है और मुद्रा के मूल्य भी घटता जाता है और विलोमशः भी। यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा और ठीक इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा घटकर आधी हो जाए तो कीमत स्तर गिरकर आधा रह जाएगा और मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाएगा। उत्पादन फलन। उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की मात्रा में संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। यह साधनों तथा उत्पादन के बीच तकनीकी संबंध को प्रकट करता है। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद शून्य होता है। सीमांत उत्पाद शून्य और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन औसत उत्पाद न तो कभी शून्य हो सकता है और न ही ऋणात्मक। कुल, औसत तथा सीमांत उत्पादों में परिवर्तन की अवस्थाएं। तो यहाँ पे उत्पाद दिए हुए हैं, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। कुल उत्पाद यहाँ पे है तो बढ़ता है और दूसरी अवस्था में बढ़ता है, अधिकतम हो जाता है और तीसरी अवस्था में फिर ये नीचे की तरफ गिरने लगता है। औसत उत्पाद में यह पहली अवस्था में बढ़ता है और अंत में अधिकतम हो जाता है, दूसरी अवस्था में गिरता है और तीसरी अवस्था में भी गिरता है। सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है फिर गिरना प्रारंभ कर देता है, दूसरी अवस्था में गिरता है तथा शून्य हो जाता है, तीसरी अवस्था में गिरता है तथा ऋणात्मक हो जाता है। औसत तथा सीमांत उत्पाद वक्र एक दूसरे को उस बिंदु पर काटते हैं जहां पर औसत उत्पाद अधिकतम होता है, लेकिन उस बिंदु पर सीमांत उत्पाद वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। कॉप डगल्स उत्पाद फलन। उस उत्पादन फलन को कॉप्स और डगलस नामक दो अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किया था, इसलिए यह फलन उनके नाम से जाना जाता है। यह फलन रेखीय समरूप उत्पादन फलन का एक रूप है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं। पहला, इस उत्पादन फलन के अनुसार वस्तु का उत्पादन करने के लिए दोनों साधनों श्रम व पूंजी का प्रयोग होना आवश्यक है। यदि इनमें से किसी एक साधन का प्रयोग नहीं होता तो वस्तु का उत्पादन शून्य होगा। दूसरा, इस फलन के अनुसार यदि एक साधन स्थिर रहने पर दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता घटती है। तीसरा, इस फलन के अनुसार पैमाने के प्रतिफल स्थिर प्राप्त होते हैं, अर्थात श्रम तथा पूंजी को किसी अनुपात में बढ़ाने से वस्तु का उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। चौथा, इस फलन के अनुसार तकनीकी स्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। इस फलन के अनुसार तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। यहाँ पे अर्थशास्त्र हैं और प्रमुख पुस्तकें हैं, पुस्तक और उनसे संबंधित लेखक। वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, ये इंपॉर्टेंट है। वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, सैमुएल्सन। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, रॉबिन्सन। दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, J.M. केन्ज। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, केन्स। हाउ टू पे फॉर वॉर, केन्स। अगला है मांग। प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग है। यदि अन्य बातें सामान्य रहें तो मूल्य बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य घटने से मांग बढ़ती है। गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग की लोच इज इक्वल टू मांग में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं? तो गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य में कमी होने पर इसकी मांग कम हो जाती है। इस विरोधाभास का गिफिन विरोधाभास की संज्ञा प्रदान की गई है। इस विरोधाभास को गिफिन विरोधाभास की संज्ञा प्रदान की गई है। आवश्यक वस्तुओं की मांग बेलोचदार, आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार और विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग जो होती है वो बेलोचदार होती है।
आरामदायक वस्तुओं की मांग जो होती है वो लोचदार होती है और विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। जब किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं तो उसकी मांग लोचदार होती है। वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग संभव होने पर मांग लोचदार होती है। पूरक वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। यदि समाज में धन का असमान वितरण है तो मांग की लोच बेलोच होती है, जबकि धन का समान वितरण होने पर मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। यदि समाज में धन का असमान वितरण है तो मांग की लोच बेलोच होती है, जबकि धन का समान वितरण होने पर मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। मार्शल के अनुसार मांग की लोच को समय तत्व भी प्रभावित करता है। कीमत की मांग पर होने वाली प्रतिक्रिया की अवधि जितनी कम होगी, मांग की लोच उतनी बेलोच होगी। इसके विपरीत समय की अवधि जितनी अधिक होगी, मांग की लोच उतनी ही लोचदार होगी। जिन वस्तुओं पर व्यय किए जाने वाला प्रतिशत बहुत अधिक होता है, उनकी मांग लोचदार होती है तथा जिन पर आय का बहुत थोड़ा भाग व्यय किया जाता है, उनकी मांग बेलोचदार होती है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य 4 रूप होते हैं: मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रा संस्फीति रिफ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति डिसइन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है, यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा शाख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है, जो प्रेरणात्मक होती है। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चलन स्फीति कहते हैं। उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों द्वारा अत्यधिक शाख निर्गमन के कारण उत्पन्न स्फीति को शाख स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती हैं। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है, तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हेनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत नए नोटों को छापा जाना मुद्रास्फीति का विस्तार करता है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। इसे हेनार्थ प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिससे अवमूल्यन जनित स्फीति उत्पन्न होती है। खुली मुद्रास्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता, जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। मुद्रास्फीति का प्रभाव उत्पादक वर्ग, कृषक, उद्योगपति, व्यापारी को लाभ होता है। ऋण को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है। ऋणी को लाभ होता है तथा ऋणदाता को हानि होती है। निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है, जबकि परिवर्तित आय वाले वर्ग को लाभ होता है। समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती हैं। धनी वर्ग और धनी, निर्धन वर्ग और निर्धन होता चला जाता है। व्यापार संतुलन विपक्ष में हो जाता है, क्योंकि आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी हो जाती है। मुद्रा प्रसार के लिए उत्तरदायी सरकार की नीतियाँ।
पहला हीनार्थ प्रबंधन, दूसरा अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन, तीसरा उदार ऋण एवं साख नीति, चौथा युद्ध जनित अनुत्पादक व्यय, पांचवा प्रतिगामी कराधान नीति, छठवां प्रशुल्क एवं व्यापार नीति, सातवां कठोर उद्योग नीति। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। राजकोषीय उपाय। पहला, संतुलित बजट बनाना, दूसरा सार्वजनिक व्यय विशेषकर अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना, तीसरा प्रगतिशील करारोपण, चौथा सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना, पांचवां बजट को प्रोत्साहित करना, छठवां उत्पादन में वृद्धि करना। मौद्रिक उपाय। मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना, दूसरा मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना, तीसरा कठोर साख नीति अपनाना। मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रा अपस्फीति। यह मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था है। इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य घटता है। प्रोफेसर पिगू के अनुसार मुद्रा संकुचन के दो प्रमुख लक्षण हैं। पहला, उत्पादन में वृद्धि मुद्रा की मात्रा से अधिक होती है, दूसरा मूल्यों में गिरावट आती रहती है। मुद्रा संकुचन निम्न परिस्थितियों में दृष्टिगोचर होता है। पहला, मौद्रिक आय यथावत अथवा गिरती रहे पर वस्तुओं का उत्पादन बढ़े। मौद्रिक आय यथावत अथवा गिरती रहे पर वस्तुओं का उत्पादन बढ़े। दूसरा, मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों घटे परंतु मौद्रिक आय में कमी अधिक हो। तीसरा, मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों बढ़ें परंतु उत्पादन में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक हो। उत्पादन यथावत रहे परंतु मौद्रिक आय घटे। पांचवां, जब वस्तुओं की पूर्ति मांग से अधिक हो। मुद्रा संकुचन को रोकने का उपाय। मौद्रिक उपाय। पहला, मुद्रा का अधिक निर्गमन, दूसरा साख मुद्रा का विस्तार। राजकोषीय उपाय। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, दूसरा करारोपण में कमी, तीसरा ऋणों का भुगतान, चौथा आर्थिक सहायता एवं अनुदान में वृद्धि। अन्य उपाय। निर्यात में वृद्धि अथवा आयात में कमी, दूसरा पूर्ति पर नियंत्रण। मुद्रा अपस्फीति अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को समाप्त करके बेरोजगारी बढ़ाती है, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था निष्क्रिय एवं निर्जीव होकर मंदी के दौर में फंस जाती है। मुद्रा संस्फीति रिफ्लेशन वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। संस्फीति प्राय अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मुद्रास्फीति और संस्फीति की प्रकृति लगभग एक सी ही होती है। दोनों में ही मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा कीमतों में वृद्धि होती है। मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और कीमतों में वृद्धि होती है, परंतु दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होता है। संस्फीति जानबूझकर नियंत्रणात्मक रूप में बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए अपनाई जाती है, जबकि मुद्रास्फीति प्राय अनियंत्रित एवं परिस्थितिजन्य होती है। मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा अपस्फीति के अनुसार मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत वे सब क्रियाएं, नीतियां व उपाय आते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। मुद्रा अपस्फीति एवं मुद्रा संकुचन में तुलना। मुद्रा संकुचन या विस्फीति देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है, जबकि मुद्रा अपस्फीति कीमत स्तर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए की जाती है। मुद्रा अपस्फीति नियोजित रूप में एक निर्धारित नीति के अनुसार की जाती है, जबकि मुद्रा संकुचन स्वयं उत्पन्न होती है। मुद्रा अपस्फीति देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होती है, जबकि मुद्रा संकुचन से देश को हानि होती है। मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा अपस्फीति दोनों ही गिरती हुई कीमतों का सूचक हैं। दोनों की प्रकृति लगभग एक सी होती है। गतिहीन स्फीति या निस्पंद स्थिति। स्टैगफ्लेशन और स्लम्पफ्लेशन। यह उस स्थिति का घोतक है जब अर्थव्यवस्था में तो एक ओर कीमतें बढ़ती हैं और दूसरी ओर आर्थिक विकास अवरुद्ध होकर अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता और जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात इसमें आर्थिक निष्क्रियता अथवा विकास में स्थिरता तथा स्फीति एक साथ मौजूद रहते हैं। निस्पंद स्फीति में मुद्रास्फीति, महंगाई, बेरोजगारी तथा उत्पादन में जड़ता साथ साथ विद्यमान रहते हैं। सैमुएल्सन के शब्दों में निस्पंद
स्फीति एक नई बीमारी है जिसमें वस्तुओं के मूल्यों तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि होती है, किंतु साथ ही साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है और उत्पादित किया हुआ माल बिकना कठिन हो जाता है। निस्पंद स्फीति उत्पन्न होने के कारण: पहला, मुद्रा की मात्रा में तेजी से वृद्धि। दूसरा, मजदूरी दरों में तीव्र वृद्धि। तीसरा, प्राकृतिक प्रकोप। चौथा, विदेशी व्यापार में घाटा। पांचवा, उत्पादन लागत में वृद्धि। छठवां है लंबे समय तक मुद्रास्फीति की स्थिति का बने रहना। लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व, आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला, यानी कि आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र को लॉरेंज वक्र कहते हैं। लॉरेंज वस्तुतः आर्थिक विषमता की माप करता है। आर्थिक विषमता वर्ड याद रखिएगा। गिनी गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ गिनी, आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप गिनी गुणांक कहलाता है। आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप गिनी गुणांक कहलाता है। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा, समाज में विषमता भी उतनी अधिक होगी। सिद्धांत एवं प्रतिपादक: विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण प्रच्छन्न बेरोजगारी रैगनर नर्क्स ने दिया। बेरोजगारी सिद्धांत और संतुलित विकास का सिद्धांत रैगनर नर्क्स ने दिया। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत, संतुलित विकास का सिद्धांत रैगनर नर्क्स ने दिया। प्लानिंग एंड दी पुअर, V.S. मिन्हास। प्लानिंग एंड दी पुअर, V.S. मिन्हास। एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, गुनार मेडल। प्रबल धक्का सिद्धांत, रोजस्टीन रोडो। असंतुलित विकास सिद्धांत, हर्शमैन। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रोस्टोव। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस, A.K. सेन। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण, एडम स्मिथ। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत, आर्थर लेफर। व्यय कर, कैल्डार। टॉबिन कर, जेम्स टॉबिन। मूल्यवर्धित कर, VAT। प्रथम प्रतिपादक, F. वॉन सीमेंस। मूल्यवर्धित कर, तो ये है मॉरिस फारे और कार्ल शुक विकसित किया इन लोगों ने। न्यूनतम लागत का सिद्धांत, J.S. मील। जीरो बेस बजटिंग, पीटर पायर। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, डाल्टन पीगू। कर देय क्षमता, क्लार्क। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत, A.P. लर्नर। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत, जॉन मेनार्ड किन्स। एक बार इसे मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सिद्धांत एवं प्रतिपादक: विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत, प्रच्छन्न बेरोजगारी और संतुलित विकास का सिद्धांत, रैगनर नर्क्स। प्लानिंग एंड द पुअर, V.S. मिन्हास। एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, गुनार मेडल्स। प्रबल धक्का सिद्धांत, रोजस्टीन रोडा। असंतुलित विकास सिद्धांत, हर्शमैन। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रोस्टोव। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस, A.K. सेन। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण, एडम स्मिथ। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत, आर्थर लेफर। व्यय कर, कैल्डार। टॉबिन कर, जेम्स टॉबिन। मूल्यवर्धित कर, वेट। प्रथम प्रतिपादक, F. वॉन सीमेंस। मूल्यवर्धित कर, मॉरिस फारे कार्ल शुक ने विकसित किया है। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, J.S. न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, J.S. मील। जीरो बेस बजटिंग, पीटर पायर। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, डाल्टन पिगू। कर देय क्षमता, क्लार्क। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत, A.P. लर्नर। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत, जॉन मेनार्ड किन्स। कुज़नेट्स वर्क, साइमन कुज़नेट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ प्रारंभ में आय की विषमता बढ़ती है तथा बाद में आय की वृद्धि के साथ आय वितरण की विषमता कम होने लगती है।
यदि हम इन दोनों के संबंध को वक्र द्वारा प्रदर्शित करें तो वह उल्टे यू आकार की प्राप्ति होती है। इस वक्र को ही कुज़नेट्स वक्र कहते हैं। फिलिप्स वक्र। किसी भी अर्थव्यवस्था में फिलिप वक्र द्वारा बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति की व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है। यदि किसी भी देश में बेरोजगारी की दर कम है तो मजदूरी दर अधिक होगी, एवं यदि बेरोजगारी की दर अधिक है तो मजदूरी कम होगी। अतः फिलिप वक्र बेरोजगारी तथा मुद्रा मजदूरी के बीच वस्तु विनिमय को व्यक्त करता है। पर्यावरणीय कुज़नेट्स वक्र। आर्थिक विकास की दर तथा प्रदूषण के केंद्रीकरण के मध्य पाए जाने वाले संबंध को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कुज़नेट्स पर्यावरणीय वक्र कहते हैं। लाफर वक्र। यदि करारोपण की दरों को कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन यह वृद्धि एक सीमा से अधिक कमी कर दिए जाने पर करागत राजस्व में कमी आएगी। प्रस्ताव वक्र। सर्वप्रथम मार्शल एवं एजवर्थ ने इसे प्रयोग किया था। प्रस्ताव वक्र सर्वप्रथम मार्शल एवं एजवर्थ ने इसे प्रयोग किया था, लेकिन अब मील के पारस्परिक मांग सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ, विनिमय दर सिद्धांत और प्रशुल्क सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस सापेक्ष वस्तु कीमत को निर्धारित करता है जिस पर व्यापार होता है। यह उस देश की निर्यात योग्य वस्तु की विविध मात्राओं को प्रदर्शित करता है जिन्हें वह देश विविध अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर आयात योग्य वस्तु से विनिमय करने को तैयार है। व्यापार उदासीनता वक्र। इसका विकास जेम्स मीड ने किया। व्यापार उदासीनता वक्र का विकास जेम्स मीड ने किया। व्यापार उदासीनता वक्र घरेलू उत्पादन तथा उपभोग में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता ही है, साथ ही व्यापार शर्तों और व्यापार के परिमाण में परिवर्तनों से वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन को दिखाता है।